हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सिविल सर्विसेज जेनेसिस पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स का रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूपीपीसीएस हुआ, बीपीएससी हुआ, आरओआरओ के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन और यूपीएससी के कुछ क्वेश्चन जो कि इन सब एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिटी की एक क्लास, जैसा कि आप लोगों को पॉलिटी की एक क्लास हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया है मेनली उस क्लास में हम लोगों ने उसमें कवर किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या था कि जो मेजर एक्ट से, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट से रिलेटेड हमने पढ़ा था, उसमें पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड पढ़ा था, और वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और उससे आए हुए क्वेश्चन, जैसे 1909 हुआ, 1919 हुआ, फिर उसके बाद 1935 हुआ। इनसे आए हुए वेरियस क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया हुआ था, जो कि इम्पोर्टेंट थे और एग्ज़ाम में आने लायक भी क्वेश्चन थे। और फिर हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से फॉर्म हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से फॉर्म हुई थी, कैसे इलेक्टेड थे, जो मेंबर्स थे वो किस तरीके से इलेक्ट किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस तरीके से वर्क कर रही थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन कर रही है। फंक्शनिंग, क्योंकि आप लोगों ने देखा था क्वेश्चन के थ्रू कि उसमें वेरियस कमिटीज़ के द्वारा वेरियस कमिटीज़ थी उसमें, तो वेरियस कमिटीज़ के द्वारा किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई, किस तरीके से उस पर कितने सेशन हुए, कि कौन प्रेसिडेंट रहा वेरियस कमिटीज़ का, जो कि उस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, और किस तरीके से उसने काम किया, क्या क्या उसने काम किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, कब उसका फॉर्मेशन हुआ, कब उसका पहला सेशन हुआ, कौन उसका मेंबर था, कौन उसका चेयरमैन था, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, क्योंकि इससे भी लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो हम लोग उसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हर एग्ज़ाम में लगभग ये क्वेश्चन आते रहते हैं, और कुछ चीज़ें ही हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम उन चीज़ों को नोट कर लेंगे और उस पर फिर हम देखेंगे। जैसे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी का, फॉर एग्जांपल, मतलब ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन है, हेड कौन था। तो आप सभी लोग जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे। उसी तरीके से हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन भी कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, कि ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है, उसके हिसाब से जो भी कंसेप्ट आएगा हम उसको डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ इसमें और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को, कि जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि क्वेश्चन शायद बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कस नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि हम ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि आप लोगों ने मतलब कुछ बेसिक तो पढ़ा होगा, और बेसिक सोर्स जानते हैं कि पॉलिटी का बेसिक सोर्स कौन सा है, लक्ष्मीकांत सभी लोग पढ़ते हैं। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू जो बुक तो वही है, बट क्वेश्चन जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन उसी बुक से कैसे बन रहे हैं और किन किन चीज़ों पे हमें वो ध्यान रखना है। तो बाकी अगर कोई ऐसी टर्म्स आते हैं, ऐसा कुछ लगता है कि एक्सप्लेन करने वाली चीज़, तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि कोई कंसेप्ट या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम लोग उस पर ध्यान देंगे। तो देखते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन पूछा हुआ है, तो फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर, जैसे हम लोग कभी कभार ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन जब पूछा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो उसमें कभी कभार ये डाउट आता है कि सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ये टेम्प्रोरी रूप से लगभग 2 दिन के ही लिए, 2 दिन के लिए क्या, 9 दिसंबर 1946 को इनका मतलब इनको बनाया गया था चेयरमैन, बस टेम्पररी रूप से। लेकिन परमानेंट रूप से, जो परमानेंट तरीके से इनको परमानेंट थे ये, और इलेक्टेड थे, फर्स्ट इलेक्टेड थे, तो इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद ये बस 2 दिनों के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 2 दिन के लिए। तो लेकिन अगर जब ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सच्चिदानंद सिन्हा, मतलब इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि सच्चिदानंद सिन्हा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। लेकिन यहाँ पे पूछा फर्स्ट इलेक्टेड, तो इलेक्टेड चेयरमैन कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट सेशन में, अब जैसे ये जो वाली चीज़ थी कि टेम्पोररी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन से 9 दिसंबर 1946 को ये टेम्पोररी
चेयरमैन बनाए गए थे। इसी दिन से हमारा फर्स्ट सेशन भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का शुरू हुआ था। तो ये फर्स्ट सेशन हमारा जो चला था ये 9 दिसंबर 1946 टू 23 दिसंबर 1946 तक चला था ये फर्स्ट सेशन। और जैसा कि आप लोग को पता है कि टोटल सेशन कितने हुए थे, टोटल सेशन वैसे तो 11 सेशन हुए थे, लेकिन 11 सेशन के बाद एक सेशन और हुआ था जिसमें बस सिग्नेचर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूंट मतलब वो अडॉप्ट करने के लिए वो बुलाया गया था। तो टोटल जब सेशन की बात करें ना तो 12 सेशन हुए थे। लेकिन कंप्लीशन की बात अगर आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने सेशन में बन गया, कंप्लीट तैयार हो गया, तो वो 11 सेशन थे। और ये जानते ही आप लोग कि 2 साल, लगभग 2 साल 11 महीने 18 डेज लगे थे टोटल। तो ये और जब भी, लेकिन ये ध्यान आप लोग रखिएगा, टोटल सेशन हमेशा जब भी पूछे, टोटल सेशन 12 सेशन हुए थे, जिसमें 11 सेशन तो ये हुए थे कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का बना डिस्कस किया गया, और वो 12 सेशन जो हुआ था वो उस पर केवल साइन करने के लिए हुआ था। और ये 12 सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। तो आगे हम उसको क्वेश्चन आएगा तो उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल अभी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो थे टेम्प्रोरी रूप से चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। 9 दिसंबर 1946 को हमारा फर्स्ट सेशन का फर्स्ट डे हुआ था। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया इलेक्शन के थ्रू। तो ये फर्स्ट सेशन हमारा जो चला था 9 दिसंबर 1946 टू 23 दिसंबर 1946 तक चला था। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हो चेयर, अब देखिए कैसे क्वेश्चन बदल रहा है, और क्वेश्चन कैसे बदल रहा है ये चीज़ देखिएगा। और जो मैंने बात कही कि किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है क्वेश्चन करते टाइम, बहुत ही मतलब ध्यान से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे जब भी आएगा, क्योंकि हमेशा ये कन्फ्यूज़न आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन पिछला वाला क्या था, फर्स्ट इलेक्टेड, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट इलेक्टेड एंड परमानेंट चेयरमैन थे। इनका इलेक्शन कब हुआ था, ये 11 दिसंबर 1946 को। अब यहाँ पे पूछा फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो चेयर तो फर्स्ट मीटिंग पूछा है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, क्योंकि फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यहीं से हमारा पहला सेशन स्टार्ट हुआ। तो इस पहले दिन कौन हेड किया था, चेयर किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट मीटिंग पूछा है, तो फर्स्ट मीटिंग का फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग हुई तो उसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को फर्स्ट इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन चुने गए जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरीके अब इसमें ये भी आता है, अब जैसे यहाँ से एक क्वेश्चन और में बनता है कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये डेट भी हम लोग ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। उस दिन कौन चेयरमैन था, उस दिन चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, टेम्प्रोरी रूप से 2 दिन के लिए उन्हें बनाया गया था। 9 दिसंबर टू 11 9 और 10 तारीख को, 11 दिसंबर को चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हमारा हुआ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट डे ऑफ सेशन ऑफ इंडियन फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। देखिए वही क्वेश्चन कैसे मतलब वेराइटी ऑफ लैंग्वेज के थ्रू पूछा। फर्स्ट डे सेशन हमारा कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो 11 दिसंबर को इलेक्ट किए गए ना, जब भी, और ये परमानेंट है इनका ये भी पूछा जाता है कि परमानेंट और टेम्प्रोरी रूप से भी पूछा जाता है कौन टेम्प्रोरी चेयरमैन था कौन परमानेंट चेयरमैन था। तो डॉक्टर से अब यहाँ पे पूछा फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भी अगर हो सकता है कि फर्स्ट सेशन कब से कब तक चला था, तो ये भी डेट आप लोग ध्यान में रखिए कि 9 दिसंबर टू 23 दिसंबर तक ये चला था। कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि कब हम पहली मीटिंग मतलब क्या पहला सेशन किस मंथ में हुआ था, किस ईयर में हुआ था। तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो दिसंबर में हुई थी, डेट ये रही यहाँ से यहाँ तक। और कौन से ईयर में पूछे, 1946 में। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुआ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे पूछा है कि हुआ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया।
तो चेयरमैन पूछा है। अगर ऑप्शन में हम देखें कि कन्फ्यूज़न क्यों वाली बात रही, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, बी आर अम्बेडकर तो है नहीं, मजिस्टर अय्यर भी नहीं है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा कन्फ्यूज़न कहाँ होता है, या तो अगर यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा दे दिया हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अगर दे दिया हो तो उस टाइम हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो हुआ द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, अभी हम यहाँ से नोट कर लेंगे कि फर्स्ट ये परमानेंट चेयरमैन कौन था, फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन। क्वेश्चन पूछे फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सी डेट से थे ये, 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब देखा आपने कैसे क्वेश्चन चेंज हुआ, फर्स्ट मीटिंग हुआ, फर्स्ट सेशन हुआ, तो ये और टेम्प्रोरी हुआ, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। चेयरमैन हुआ, परमानेंट चेयरमैन हुआ, फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन हुआ, तो आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। was the president of the constituent assembly of independent इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, प्रेसिडेंट यानी कि सेम हुई चेयरमैन, चेयरमैन को ही प्रेसिडेंट भी कहते हैं। तो फर्स्ट चेयरमैन अब कौन था, तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका इसमें भी कोई ऑप्शन वो वाली कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो यहाँ पे थे नहीं, सिन्हा जी यहाँ पे है नहीं, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, ये बात देखिए मैंने पहले बताई कि फर्स्ट सेशन जो बात हो रही थी कि तब से कि फर्स्ट सेशन फर्स्ट मीटिंग, तो उसी दिन वो फर्स्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, पहले दिन। तो उस दिन कोई ना कोई तो चेयरमैन चाहिए, तुरंत तो कोई इलेक्ट कर लिया नहीं जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को हमारा ये हुआ था, तो इसी दिन उन्हें जो टेम्प्रोरी रूप से चेयरमैन बनाया गया था इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर से ये हम बार बार इस चीज़ को रिपीट करा रहे हैं, इसीलिए कि आप लोग इस चीज़ को याद कर लें कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को ही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, और पहली मीटिंग में पहला चेयरमैन टेम्पोररी रूप से जिसे बनाया गया वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और अभी हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मतलब इस दिन हुआ क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है जिस पे हम लोग ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। अब देखिए वही क्वेश्चन है, तब से मैं जिस हिसाब से मतलब जैसे बता रहा हूँ कि कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से वो फॉर्म किया जा रहा है, तो ये हम रखेंगे फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। फर्स्ट सेशन पूछे, फर्स्ट मीटिंग पूछे, फर्स्ट डे पूछे, किस दिन इस्टेब्लिश हुआ था ये पूछे, सारे चीज़ का आंसर क्या होगा हमारा 9 दिसंबर 1946। और ये चीज़ मैं मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बिना ऑप्शन पढ़े मैं इसलिए लगा रहा हूँ अभी कि क्योंकि ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, डिस्कस की है अभी तुरंत, तो वो हमें जैसे ये पता है, जैसे अब 15 अगस्त 1947, तो इस दिन हमें क्या मिला था सभी को पता है, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया गया था। 26 नवंबर का भी हम अभी देखेंगे कि क्या हुआ था इस दिन। वैसे मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि इस दिन अडॉप्ट किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन हुआ था। और एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। एडॉप्शन हमारा क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को हुआ था, बट इन्फोर्स कब से किया गया था ज़्यादा, हालांकि 26 नवंबर 1949 से कुछ प्रोविजंस जो थे वो इन्फोर्स कर दिए गए थे, जैसे कि ऐसे प्रोविज़न जो थे वो प्रोविज़न थे, मान लीजिए कि सिटीजनशिप का है, इंटरिम पार्लियामेंट वो बनाया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ही इंटरिम पार्लियामेंट का भी ये काम कर रही थी। और पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है कि लॉ एक्ट्स बनाना, उन चीज़ों को डिस्कस करना। ये तो फर्स्ट पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही फर्स्ट इंटरिम पार्लियामेंट की तरफ ही काम किया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो 11th, जैसे आप लोग को पता है ना कि 11 सेशन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया था, तो जो 11th सेशन हुआ था, 11th सेशन कंक्लूड हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को हम मानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट भी हुआ था, कंप्लीट हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूशन पास कर दिया गया था, जो कि जिसका हम लोग ये देखते हैं कि प्रियम्बल में ये प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा प्रियम्बल के लास्ट में ये चीज़ मेंशन की हुई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए क्वेश्चन वही है, फिर से ये एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार इसलिए मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें आप लोग के दिमाग में मतलब वो जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट हो, मतलब वो इस्टेब्लिश हो जाए दिमाग में कि 9 दिसंबर 1946, दिसंबर 1946। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश। अब अभी हम लोग देख रहे थे 9 दिसंबर 1946, तो डेट तो यहाँ पे दी हुई नहीं है, तो अब हमारे लिए अब कंफ्यूजिंग ये हो सकता है दिसंबर
अब यहाँ पे नवंबर दिसंबर वाले जो हैं वो चीज़, तो अभी हम लोगों ने देखा 9 दिसंबर 1946, तो ये 48 तो खत्म, 1950 खत्म। ऑप्शन देखिए दिसंबर इस तरीके से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि दिसंबर 3 बार दिया हुआ, तो शायद अब ऑड वन आउट मत खोजने चले जाइएगा आप लोग, ऑड वन आउट मत खोजने चले जाइएगा कि पता चले याद नहीं है, लेकिन 9 दिसंबर दिया, 1 नवंबर दिया तो वो होगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब अब यहाँ पे वो कर सकते हैं कि दिसंबर दिया तो शायद दिसंबर में से एक हो, लेकिन वो 9 दिसंबर 1946 डेट हम लोग याद रखेंगे, 9 दिसंबर 1946। ये डेट अगर आप लोग को याद रहे तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि दिसंबर पूछ ले, डेट पूछ ले, टाइम पूछ ले, मंथ पूछ ले, ईयर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप लोग आंसर देने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहेंगे। तो डेट हम ये इस्टेब्लिशमेंट की हम लोग हमेशा इसको नोट कर लेंगे। और अब तक मतलब इससे जुड़े 7-8 क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिए, तो वो चीज़ हम क्या करेंगे, ये दिमाग में बैठ चुकी है। तो 9 दिसंबर 1946 को फिर से रिवीजन के लिए हम लोग ये बात कर सकते हैं कि कौन था चेयरमैन, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, ये टेम्पोररी रूप से बनाए गए थे। फिर 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया परमानेंट रूप से, वो चेयरमैन उसके बाद आगे रहे। और कब से कब तक फर्स्ट सेशन जो चला था, 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड। अब देखिए फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट, फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर क्या होगा, बिना ऑप्शन देखे कर सकते हैं इसको, 9 दिसंबर 1946। तो क्वेश्चन हमारा ये डेट हमें रटी होनी चाहिए, इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। कब फर्स्ट सेशन, फर्स्ट सेट इस्टेब्लिशमेंट पूछा, फर्स्ट मीटिंग पूछा, हर चीज़ का आंसर 9 दिसंबर 1946 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, मीट फॉर फर्स्ट टाइम, फिर से वही है चीज़ कि 9 दिसंबर 1946। आंसर सेम, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग, तो ध्यान क्या देना है हमें, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग, सेम वही चीज़ है। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, यहाँ पे इन्फोर्स किया गया था, इन्फोर्समेंट का ये डे है, इन्फोर्समेंट का है। यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आ गई थी, अब यहाँ से अब ये लागू सुना शुरू हो गई थी। 15 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस डे, ये तो आप लोग को पता ही है। 19 नवंबर 1949, ये कोई ऐसी डेट इंपॉर्टेंट नहीं। 26 नवंबर 1949 है, तो वो हम देखेंगे उसका क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, अब यहाँ पे रिजोल्यूशन फॉर गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन, ये क्वेश्चन। अब इसमें पहले तो ये हम देखेंगे कि रिजोल्यूशन कब हुआ था, तो इसका आंसर है रिजोल्यूशन। आप लोगों ने सुना होगा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ही बेसिस है हमारे प्रीएम्बल का। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका भी आंसर हम लोग जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था ये मानते हैं कि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये गाइडिंग लाइट बना कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए इसको, और इसी के बेसिस पे हमारा प्रीएम्बल भी बना है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये पास कब किया गया था, इसको प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, और 13 दिसंबर 1946 को इंट्रोड्यूस किया था, और ये पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ था। पास होने का मतलब उसी दिन ये अडॉप्ट किया गया था, रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर 1946 को, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और हम ये अडॉप्ट कब किया गया, तो 22 जनवरी 1946, ये चीज़ हम याद रखेंगे। रिजोल्यूशन वही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution? Who proposed the preamble? अभी मैंने बताया कि प्रीएम्बल किस पे बेस था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बेस पे था, बेस इसका था, बेस ऑफ प्रीएम्बल। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो क्वेश्चन वही है जो मैंने अभी कंसेप्ट डिस्कस किया, और आंसर इसका क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ रखेंगे। और ये अडॉप्ट कब हुआ था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हुआ था 22 जनवरी 1947 को, और इसी के बेस पे प्रीएम्बल हमारा बनाया गया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड
अब देखिए वहाँ पे पूछा था कि प्रियम्बल का पूछा था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने वो किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू। किस दिन अडॉप्ट किया गया था? ये डेट 22 जनवरी 1947 को। ये चीज़ हम याद रखेंगे। तो आंसर होगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। कुछ चीज़ें ये हैं, 2-3 चीज़ें हैं जिन्हें हम बार बार रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन के देखते जाएंगे। और मेन पर्पस भी हमारे इस इनिशिएटिव का यही है कि चीज़ें आपको मतलब फिर से जो आपने पढ़ी है बेसिक सोर्स से, वो किन चीज़ों पे फिर से रिवाइज करते टाइम ध्यान देना है। तो उन्हीं चीज़ों को हम बार बार वो देख रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर करेक्ट। जैसे हम हमेशा जब भी क्वेश्चन करें तो करेक्ट इनकरेक्ट कीवर्ड्स और इन पे हमेशा हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें करेक्ट चीज़ पूछी है, तो ये चीज़ हम पहले हाईलाइट कर लेंगे, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। क्योंकि कभी कभार क्या करते हैं, इसमें अगर इन लगा दिया तो इनकरेक्ट हो गया, तो आप आंसर तुरंत बदल जाता है। तो इन चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे कि करेक्ट हुआ कि इनकरेक्ट हुआ। अगर करेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो जिस दिन इनकरेक्ट पूछेगा तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा करेक्ट ही पूछा होगा। इसलिए हम करेक्ट को हाईलाइट करेंगे कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें हैं MCQ में जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हमारा कभी कभार 1-2 मार्क्स से भी लोग रुक जाते हैं। हमारे ऐसे कई फ्रेंड्स हैं जो कभी एक ही क्वेश्चन की वजह से उन्होंने पूरा अटेम्प्ट गंवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बाय नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन देखिए, जो पिछले क्वेश्चन है उसको किस तरीके से इसके ऑप्शन फॉर्मेशन के लिए इसने यूज़ किया है। तो और रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था, जो किसने वो किया था। अब इसमें 3 क्वेश्चन को एक ही बना दिया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने वो किया? नेहरू जी ने। इसने क्या किया? इस अफेक्ट किया मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अफेक्ट किया ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे क्योंकि ये गाइडिंग लाइट थी, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, इसी पे हमारा प्रियम्बल बेस्ड है। और ये जो गाइडिंग लाइट थी कि फंडामेंटल राइट सबको दिए जाए, ये किए जाए, क्या क्या प्रोविज़न होने चाहिए, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को तो इसने अफेक्ट किया है। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा सही। तो अब एक ऑप्शन सही हो जाता तो हम एलिमिनेशन का भी देखते हैं कि एलिमिनेट अगर ऐसा होता है कि एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हमें ये तो पता कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन सही है। तो 2, 3, 4 एलिमिनेट हो गया। अब हमें देखना है कि 1, 2, 3, 1, 3, 4 ऑल ऑफ द अबव। तो अभी इस ऑप्शन की वजह से हमें सारे ऑप्शन अभी देखने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक भी इनकरेक्ट मिल जाता है हमें, या तो फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि MCQ सॉल्व करने का देखिए इसमें एप्टीट्यूड है। फोर्थ ऑप्शन को हम लोग देखते हैं ना, अगर फोर्थ ऑप्शन अगर गलत हुआ तो ये हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। 2 ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हमें फोर्थ ऑप्शन कन्फर्म पता हो। देखते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो पहली चीज़ तो ये हमें पता होनी चाहिए स्टेटमेंट पढ़ने से पहले कि हेड ऑफ द स्टेट होता कौन है। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? आप लोग को पता ही होगा, हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट। अगर यही पूछे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्वेश्चन क्या पूछा क्या गया है? इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, आप लोग किसी और रिस्पेक्ट में मत समझ के इसको क्वेश्चन को करने लगिएगा। चलिए क्या देखते हैं, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई पीपल डायरेक्टली। तो अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए कभी कोई आप लोगों में से कोई वोट करने गया है? नहीं करने गया है। अगर ये इसका हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा हो तो हेड ऑफ स्टेट का मतलब पता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं हमारे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं हमारे, जो MPs होते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, प्लस MLAs जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो वेरियस स्टेट्स के हैं, तो उनको भी तो और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये पता है कि ये नहीं सही है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट होते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है, या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है, या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो इसमें हमने ये देखा कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो अब इसका ये है कि ये ऑप्शन तो हमारा गलत है। अब ये ऑप्शन गलत है तो हमारे क्या है, ये फोर्थ ऑप्शन, ये तो पहले ही एलिमिनेट कर दिया था, ये हमारा गलत हो गया। और ये ऑल ऑफ द वो हो नहीं सकता क्योंकि फोर्थ ऑप्शन गलत। अब हमें आंसर हालांकि पता चल गया है कि ये होगा, क्योंकि हमें कंफर्म पता है कि फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा हिंट होगा। जब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो थोड़ा करना मतलब
एज़ कम्पेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन और सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा आपके पास स्कोप होता है कि शायद आप क्वेश्चन सही कर ले जाएं। तो ये ऑप्शन सही कराने की थी, उसने एग्जामिनर ने ये चीज़ छोड़ दी है। अच्छा देखा जाए अब फिर से ये जो बचे हुए ऑप्शन हैं इनकी तरफ भी देखते हैं ना। प्रीएम्बल फुलफिल द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड एम। तो ये बात तो सही है कि प्रीएम्बल जो है इसमें ऑब्जेक्टिव एम्स हैं कि किस तरीके से हमारी होनी चाहिए, क्या जैसे फिर उसमें बोला लिबर्टी मिलनी चाहिए सबको, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे किस टाइप की इक्वलिटी जस्टिस होनी चाहिए, ये चीज़ें। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जैसे कि आप लोगों ने कभी अगर प्रीएम्बल पढ़ा हो, प्रीएम्बल पे ध्यान दिया हो, तो उसमें क्या है, उसमें आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि शुरुआत कैसे होती है प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल की शुरुआत कैसे होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया टू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी। तो वी द पीपल जो है ना, वी द पीपल क्या है, ये सोर्स बताता है प्रीएम्बल का कि सोर्स मतलब सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कौन। तो इसका ये मतलब वी द पीपल का मतलब है द प्रीएम्बल ये चीज़ डिक्लेयर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये क्या है, पीपल ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये सही होगा। जैसे कि प्रीएम्बल के बारे में भी हम लोग करेंगे अच्छे से डिस्कस कि प्रीएम्बल में क्या क्या वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग क्या है, किस तरीके से सोर्सेस क्या हैं प्रीएम्बल के, कब एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में ही ये चीज़ है कि एडॉप्शन कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें जैसे लास्ट में ये चीज़ दी हुई है कि आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल, तो उसमें लिखा हुआ है कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, यानी कि 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाई adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो ये डेट बताती है कि किस दिन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। प्रीएम्बल एक साथ एक और भी चीज़ बताती है, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ये बता रहा है, प्रीएम्बल ही बता रहा है कि जस्टिस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आंसर इसका 1 2 3 हम ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सेशंस, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ही पहले ही क्वेश्चन में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सेशन को कैसे असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक चीज़ तो जैसे आप लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिन में हुआ था, 2 ईयर और 11 मंथ 18 डेज, 11 मंथ 18 डेज। तो ये टोटल कितने सेशन में हुआ था ये, तो 11 सेशन तो हमारे ये लगे थे, 11 सेशन इसको डिस्कस करने में और वो चीज़ में, प्लस एक सेशन हमारे लगा था कि ये सेशन जो बुलाया गया था ना, जो लास्ट सेशन है, ये सेशन बुलाया गया था बस सिग्नेचर करने के लिए, फाइनल सिग्नेचर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पे कि भैया अब कॉन्स्टिट्यूशन हमें साइन करके वो करना। और ये हुआ था लास्ट सेशन जो हुआ था, कभी कभार लास्ट सेशन भी होता है। तो 24 जनवरी 1950 को हमारा लास्ट सेशन हुआ था। और 11th ये जो 11th सेशन का लास्ट डेट था वो 26 नवंबर 1949 को था, जिस दिन हमने वो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, जो कि प्रीएम्बल में लिखा है कि ऑन दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो चीज़ है। तो टोटल इसमें कितने हुए सेशन, 12 सेशन। कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि 11 सेशन, तो आंसर इसका होगा 12 सेशन। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ मच, देखिए हाउ मच टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेम की बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका आंसर अभी 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। बाकी ये डायरेक्ट हम लोग ये क्वेश्चन क्योंकि जब ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, जब आंसर हम लोगों ने वो पहले डिस्कस कर लिया है कि ये क्या, तो डायरेक्ट आंसर पे देखते हैं 2 से 11 मंथ 18। और ऐसे क्वेश्चन में डाउट भी नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में अगर डाउट हुआ तो देखिए ना कि कैसे क्वेश्चन बनाएगा, 2 ईयर 7 मंथ 23। अब ये दो ऑप्शन में अगर कहीं आप गड़बड़ हो गए तो ये 2 11 18, 2 11 18 इसको ऐसे याद कर लीजिए। टोटल कितना सेशन, 12 सेशन हुए थे। 11 सेशन ऐसे हुआ था और 12 सेशन क्या हुआ था, सिग्नेचर करने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग का, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, तो किस तरीके से अगर एक आध ऑप्शन ना भी पता हो तो कैसे कर सकते हैं, या देखते हैं कि 4 ऑप्शन के बाद। क्वेश्चन है
फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो फर्स्ट वाइस, अभी तक फर्स्ट चेयरमैन चल रहा था, फर्स्ट प्रेसिडेंट चल रहा था, अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आया। तो अब देखिए इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं पहले दे दूँ कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अगर पूछे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो इसमें भी जैसे फर्स्ट चेयरमैन, जो चेयरमैन जब बात होती है चेयरमैन या प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो दो लोग थे। टेम्प्रोरी रूप से कौन पहले बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और परमानेंट कौन था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को, और इनको 11 दिसंबर 1946 से बनाया गया था। देखिए चेयरमैन और प्रेसिडेंट, अगर वहीं वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन पूछता है, तो जब वहाँ पे टेम्प्रोरी और वो थे तो यहाँ पे भी तो टेम्प्रोरी रहे होंगे कोई ना कोई। जब वहाँ पे टेम्प्रोरी चेयरमैन थे तो ऐसा तो है ना कि वाइस प्रेसिडेंट तुरंत परमानेंट बना दिया जाएगा। तो यहाँ पे कौन था? यहाँ पे पहले थे फ्रैंक एंथनी थे। फिर उसके बाद परमानेंट बनाया गया। परमानेंट कौन था? परमानेंट थे एच.सी. मुखर्जी। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। और डेट यही होगी लगभग, तो डेट खैर इसमें पूछता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन था। तो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, तो अगर इस हिसाब से देखें, क्योंकि अब हमें पता चल गया, तो एक ऑप्शन फोर्थ हुआ। अब देखते हैं, ओरिजिनली तो ओनली कांग्रेस मेंबर। अब ड्राफ्टिंग कमेटी की बात है, तो हमारा जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन थे वेरियस कमिटीज़ के थ्रू वर्क कर रही थी, जो कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा था। फर्स्ट पॉलिटी के फर्स्ट लेक्चर में लास्ट के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि वेरियस कमिटीज़ के थे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे? टोटल 6 मेंबर्स थे। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि वो 6 मेंबर्स कौन कौन से थे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टीयरिंग कमेटी मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से थे। 3-4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से 2 सेलेक्ट कर। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो पूछता है कि इसका चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे लेकिन पूछा वनली कांग्रेस मेंबर, तो ऐसा नहीं कि बस चेयरमैन पूछता है, मेंबर भी, तो और वनली कांग्रेस मेंबर। तो वनली कांग्रेस मेंबर हमारे कौन से थे? ये थे हमारे K.M. मुंशी जी। तो इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। और अभी 6 मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वो 6 मेंबर्स थे। तो अभी हम ध्यान रखेंगे क्या चीज़ कि वनली कांग्रेस मेंबर कौन था? K.M. मुंशी थे। और चेयरमैन कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी यही ड्राफ्टिंग कमेटी। तो अब आगे देखते हैं। उसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किसने वो किया था, ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने, फिर एडवाइज़र कौन था। तो डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन मैंने सब इसमें इंक्लूड किया है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ हो गई, बी का हमारा हो गया थर्ड, ए का हो गया हमारा फोर्थ। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटिंग राजस्थान प्रिंसली स्टेट। ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है कि भाई किसी को शायद पता हो या ना हो, लेकिन इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका ये जो थे ये वीटी कृष्णाचारी जी थे। तो इनका ये सी का आंसर हुआ फर्स्ट। अब देखिए चेयरमैन ऑफ यूनियन, अब जैसे बात हुई कि जैसे एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये भी थी। तो अब जैसे स्टीयरिंग कमेटी थी, माइनॉरिटीज़ पे कम्युनिटी थी, तो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी कि उनसे रिलेटेड प्रोविजंस क्या क्या इंक्लूड होंगे, कैसे होंगे। तो वो सब चीज़ों को हम लोग ध्यान देंगे। और देखते हैं यहाँ पे ये पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का मेंबर मतलब चेयरमैन कौन था। तो इसके चेयरमैन हमारे जो थे जवाहरलाल नेहरू जी थे। और आगे के क्वेश्चन, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 4, 3, 1 एंड 2। तो 4, 3, 1 एंड 2 के ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर हुआ 4, 3 बी। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू से पूछ लिया कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन हमारे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और अब बताती है कि जवाहरलाल नेहरू जो थे ये 3 कमिटीज़ के हेड थे।
तो इन 3 कमिटीज़ का, जैसे ये क्वेश्चन पूछा तो इन 3 कमिटीज़ का हम लोग नाम याद रखेंगे। तो एक तो इसमें पूछा यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, और दूसरा क्या था, स्टेट्स कमेटी, स्टेट कमेटी, और यूनियन पावर कमेटी थर्ड है, ये यूनियन पावर कमेटी थर्ड है। तो ये चीज़ हम रखें ध्यान में कि जवाहरलाल नेहरू जी 3 थे। तो एक बात और है इसमें, मतलब बस मतलब एक चीज़ ध्यान रखने के लिए, जब भी यूनियन बात पूछे ना कि यूनियन और उसके आगे कमेटी लगी हो और उसका चेयरमैन पूछे, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू जी हैं, क्योंकि यही 2 कमेटी थी जिसमें यूनियन लगा हुआ था। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि यूनियन से अगर पूछा है तो उसके कौन होगा, ये नेहरू जी होंगे। और फिर इसके साथ यूनियन के साथ स्टेट्स कमेटी पूछ लिया, स्टेट्स कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब कभी कभार पूछता है एक और बड़ी मतलब कमेटी के बारे में कि जो एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट पे या माइनॉरिटीज़ पे, ट्राइबल पे और एक्सक्लूडेड एरिया पे, तो वो सरदार पटेल जी थे। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पूछे तो जवाहरलाल नेहरू हैं, बट प्रोविंशियल अगर पूछे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी कभी कभार पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में प्रोविंशियल पूछ रहा है या यूनियन, तो इसके थे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे, ये हम ध्यान रखेंगे। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का हेड वल्लभ भाई पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का जवान। तो इसमें कैसे हम लोग याद रखेंगे, तो इसीलिए मैंने बताया कि यूनियन जब भी आए और उसके साथ कमेटी जुड़ा हो तो हमेशा ये समझ लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, फिर से वही पूछा जवाहरलाल नेहरू। इसके तो कौन कौन के, इसके अलावा कौन थे, स्टेट्स कमेटी के हेड थे, स्टेट कमेटी के, फिर यूनियन पावर कमेटी के। तो ये हम लोग इनके बारे में, ये तीन कमेटी के ये चेयरमैन थे। B.R. अम्बेडकर किसके थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो इसी से देखिए यहाँ पे PYQ रखने का मतलब ये है ना कि हम लोग उससे रिवीजन करते हुए चलें। PYQ सॉल्व करना हमारा मकसद नहीं है, यहाँ पे रिवाइज करने का हमारा मकसद है कि किस तरीके से हम रिवाइज करें। तो B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जवाहरलाल नेहरू स्टेट्स कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, और उसके साथ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है, लेकिन साथ में मैंने एक चीज़ बात कही कि अगर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पूछा, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जब पूछेगा तो उसका आंसर कौन कौन होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार जी होंगे, सरदार पटेल जी होंगे। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसमें प्रोविंशियल पूछ रहा है कि यूनियन, अगर यहीं प्रोविंशियल कर देता तो वो हो जाते सरदार पटेल जी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैच लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द, करेक्ट आंसर करना है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल स्टीयरिंग कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब देखिए जो हम लोग वो बात कर रहे थे कि कभी कभार वो पूछता है कि एडवाइजरी कमेटी जो थी फंडामेंटल राइट पे, माइनॉरिटीज़ पे एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ पे, तो वो सरदार पटेल जी थे। सरदार पटेल जी एक और के, सॉरी, सरदार पटेल जी एक और कमेटी के वो थे, चेयरमैन थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के। स्टेट्स कमेटी का कौन था, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी के साथ पूछता है स्टीयरिंग कमेटी, जैसे स्टीयरिंग कमेटी यहाँ पे पूछा, स्टीयरिंग कमेटी कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, जैसे मैंने अभी पिछले वाले ही क्वेश्चन में बताया था कि अगर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी पूछा तो यूनियन पावर कमेटी भी पूछ सकता है। तो यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स कमेटी, इसके थे जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल जी किसके किसके थे, तो ये थे फंडामेंटल राइट के, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड जो थी, ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जो थी, एक्सक्लूडेड एरिया से जो रिलेटेड थी, प्लस प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये इसके सरदार पटेल जी थे। ये हम ध्यान रखेंगे। B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, पीछे हमने देखा ही है। अब के एम मुंशी, अब यहाँ पे क्या, जैसे के एम मुंशी तो किसी के चेयरमैन नहीं थे, वो सब कमेटी के एक सब कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे। तो फंडामेंटल राइट हमारे सरदार पटेल जी हुए, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बट ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो है नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं है, तो इसमें यहाँ पे होना चाहिए था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। यूनियन कमेटी जवाहरलाल नेहरू और ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? बी आर अम्बेडकर। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन हम लोग ढूंढ लेंगे, वो कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये चीज़ हमें जब पता चल गई तो, क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या, एमसीक्यू के थ्रू रिवीजन करने, तो ऑप्शन अच्छा देख ही लेते हैं। तो क्योंकि ये वाला ऑप्शन तो वो गलत था, तो इसमें शायद ऑप्शन में वो चीज़ ना हो, फिर भी हम देख लेते हैं। तो ये होगा हमारा फंडामेंटल राइट पे फोर्थ ऑप्शन। स्टीयरिंग कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये थर्ड, क्योंकि हम उनसे नहीं, डॉक्टर मैंने कट करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर दिया वहाँ पे। यूनियन पावर कमेटी के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो सेकंड। और ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, तो फर्स्ट। तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट, आंसर ए हुआ। देखते हैं हम आगे। हुआ द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि प्रोविंशियल का पूछा है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, तो इसका कौन है? सरदार पटेल जी है। ये यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जब पूछेगा तो उसके जवाहरलाल नेहरू जी रहेंगे। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। यूनियन से रिलेटेड जब बी आर अम्बेडकर, फिर से ड्राफ्टिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टीयरिंग कमेटी, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। सरदार पटेल जी का देखा ही माइनॉरिटी से रिलेटेड हुआ, ट्राइबल एरिया, एक्सक्लूडेड एरिया वो थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हुआ द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी का पूछा, कौन? सीधा इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं थे, तो श्री राजा गोपालचारी भी नहीं थे। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज। इसका भी आंसर क्या होगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब जवाहरलाल नेहरू किसके थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी और स्टेट्स कमेटी, ये तीन लोग ध्यान रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके थे? स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से एक और जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था? फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन। फिर आगे हम लोग देखेंगे ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग ये ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज एंड माइनॉरिटी। तो इसमें मैंने अभी वो डिस्कस किया था पीछे वाले क्वेश्चन में कि ड्राफ्टिंग कमेटी का बी आर अम्बेडकर जी थे, और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये कौन थे? सरदार पटेल जी थे। पंडित नेहरू किसके थे? वो तीन कमेटी आप लोग को अब याद हो गई होगी, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेट्स कमेटी। अम्बेडकर जी किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। ये एकदम रटा होना चाहिए, एकदम ध्यान में इसे रख लीजिए। बी एन राव के बारे में एक चीज़ ये पता नहीं कि एडवाइज़र थे ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, ये एडवाइजरी मतलब एडवाइज़र थे। और इन्होंने ही, बी एन राव ने ही पहले वो किया था, पहला ड्राफ्ट भी दिया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, इन्होंने ही वो किया था। तो एडवाइज़र जब भी पूछे कॉन्स्टिट्यूशन का तो बी एन राव जी थे, ये ध्यान आप लोग रखिएगा। अब ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर अम्बेडकर, यानी कि कौन था चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का? बी आर अम्बेडकर जी थे। एंड हैड हाउ मेनी मेंबर्स? ये मैंने डिस्कस किया था, 6 मेंबर्स थे। अब वो हम लिखते थे कि वो 6 मेंबर्स कौन कौन से थे। तो उसमें खैर नाम तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम जानकारी के लिए वो रख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक आध बार पूछा हुआ है। तो इसमें थे एन जी स्वामी जी थे, फिर एन जी स्वामी अयंगर, फिर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इतना हम लोग कैसे याद रखेंगे? ये तो अयंगर, अय्यर, के एम मुंशी के बारे में क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि ओनली कांग्रेस मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी, फिर इसके अलावा थे एम.डी. मोहम्मद सादुल्ला थे, फिर बी.एल. मित्तर थे, फिर डी.पी. खैतान थे।
बाद में डीपी खेतान की डेथ हो गई थी तो उसके उसके इनके जगह पे एक नए मेंबर ऐड हुए थे, तो उनका नाम खैर अभी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो आए हुए हैं इन्हीं पे आए हुए हैं, के मुंशी और इन सब चीज़ों पे, तो ये हम ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स, जैसे अभी देखिए अभी बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा है कि हु एमंग द फॉलोइंग, तो एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो ये तो अब जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल जी भी नहीं थे, अय्यर जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, इनका एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे। तो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड एंड फोर्थ अय्यर जी। अच्छा, हु एमंग द पूछा है, हु एमंग द, यही मैं कहता हूँ कि ये ध्यान में रहे कि पूछ क्या रहा है। तो एन गोपाल स्वामी अयंगर जी थे, अयंगर और अय्यर जी, तो इनका आंसर होगा फर्स्ट एंड थर्ड। क्योंकि देखिए इसको एलिमिनेशन से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? फोर्थ सरदार पटेल जी तो थे नहीं, इतना तो पता रहेगा कि स्टेट मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी में ये लोग नहीं थे, सरदार पटेल जी नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। तो ये अगर ये भी पता रहेगा तो हम लोग ये अगर फोर्थ ऑप्शन भी अगर कट कर देते हैं तो देखिए ऑप्शन आ गया। तो ये चीज़ बस इतना ध्यान रख लीजिए कौन नहीं थे अभी, क्योंकि इनके इन जो ये लोग नाम थे जैसे अयंगर जी थे, अय्यर थे, के मुंशी थे, सादुल्ला, मित्तर, खैतान, तो इनके हम लोग नाम शायद भूल जाएं क्योंकि ये हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन ये तो पता है कि सरदार पटेल जी और नेहरू जी नहीं थे, तो इससे क्वेश्चन भी हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर पूछा है, वहाँ पे मेंबर पूछा था, यहाँ पे नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सादुल्ला जी थे, के एम मुंशी, इनके बारे में क्वेश्चन हम लोग देखे लिए हैं कि ओनली कांग्रेस मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड चेयरमैन कौन था याद है आप लोग? चेयरमैन उनके थे बी आर अम्बेडकर। और तो सादुल्ला जी थे, के एम मुंशी थे, अय्यर जी थे, जवाहरलाल नेहरू, वही मैं कह रहा हूँ कि जवाहरलाल नेहरू हों, सरदार पटेल, ये लोग नहीं थे। ये चीज़ तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं ना कि ये लोग नहीं थे उसमें, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आंसर क्या? नॉट द मेंबर पूछा है तो नॉट द मेंबर आंसर ये हुआ, ये लोग थे। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन, ये जो डेट है हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे कि किस डेट को ये ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या हुई थी, इस्टेब्लिश की गई थी। तो इसका आंसर है कि 29 अगस्त 1947 को। इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने चेयरमैन कौन था? चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कितने मेंबर थे? 6 मेंबर में कौन कौन से लोग थे? तो अयंगर जी थे, अय्यर जी थे, के एम मुंशी, सादुल्ला, मित्तर, डीपी खेतान, ये हम लोग ध्यान रखें। कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, सरदार पटेल जी नहीं थे। तो इसका आंसर हुआ 29 अगस्त 1947। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 से कुछ डेट आप लोग को याद आया क्या था? नहीं, 13 दिसंबर से कुछ नहीं था, 11 दिसंबर से था। 9 दिसंबर 1946 को हुए थे हमारे टेम्पोररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा जी। 11 दिसंबर को इलेक्ट कर दिया गया किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये ठीक है, आगे देखते हैं। वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, अभी मैंने बताया था कोई क्वेश्चन किसी ऑप्शन में वो आए हुए थे उनका नाम, तो मैंने ये बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन था? बी एन राव। ये रटा होना चाहिए ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये देखिए सिंगल है, या तो आया या तो नहीं आया, तो यानी कि इसे रटना ही है। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अच्छा, बी आर अम्बेडकर या तो किसी चीज़ के चेयरमैन हो सकते हैं, तो चेयरमैन कौन था? चेयरमैन भी होंगे, एडवाइजर भी होंगे, तो ऐसा तो नहीं है। चेयरमैन कौन किसके थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके चेयरमैन थे? स्टीयरिंग कमेटी। साथ ही साथ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी चेयरमैन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कह लीजिए या चेयरमैन कह लीजिए। बी एन राव क्या थे? बी एन राव इज द फर्स्ट, मतलब नॉट फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन। इन्होंने ही पहला ड्राफ्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ था। के एम मुंशी क्या थे? ये मेंबर थे किसके, याद है? अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। इनके बारे में क्या है स्पेशल, क्या था? ओनली कांग्रेस मेंबर इन ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं।
फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई। अच्छा, इसमें बहुत मतलब ये थोड़ा सा ऐसा कुछ नहीं, ये वहाँ पर फर्स्ट ड्राफ्ट पूछा है। तो कभी कभार हम लोग को ये कन्फ्यूजन हो सकती है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ये थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, तो इन्होंने ही वो किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका आंसर पी एन राव होगा, इन्होंने पहला फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग हुआ। अब ये डेट हम लोग देखते हैं कि मतलब कुछ डेट्स हैं जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी, जिसमें जैसे कि अब इसमें नेशनल फ्लैग पूछा है। नेशनल फ्लैग का 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया था। और किसने किया था? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ये चीज़ अडॉप्ट की थी 22 जुलाई 1947 को। और आप लोगों को पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही हमारे इंटरिम पार्लियामेंट की तरह भी, तो वो पार्लियामेंट सारी चीज़ें अप्रूव भी करती थी। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, इसके साथ हम लोग और देखते हैं, जैसे कि नेशनल एंथम हुआ, नेशनल सॉन्ग हुआ, ये किस डेट को हुआ? तो एक डेट हम लोग रखेंगे याद, 24 जनवरी 1950। अच्छा, 24 जनवरी 1950 से हमारा एक मतलब डेट हम लोग ध्यान में रखे हुए थे, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। 24 जनवरी 1950 को हुई थी हमारी 12th सेशन, आखिरी सेशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। यहाँ पे ये बस सिग्नेचर करने के लिए हुआ था, बुलाया गया था। और यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। यहाँ पे क्या हुआ था? अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम। नेशनल, इस डेट को 3 चीज़ हम लोग याद रखेंगे। नेशनल एंथम, एक तो 12th सेशन हुआ था नेशनल एंथम। नेशनल एंथम हमारा कौन सा है? जन गण मन अधिनायक, जन गण मन, ठीक है। इसके साथ ही नेशनल सॉन्ग भी हमारा इसी दिन अडॉप्ट किया गया था। उसके साथ ही इसी दिन हमारे जो थे प्रेसिडेंट पहले इलेक्ट किए गए थे, इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ही, क्योंकि फर्स्ट पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है? पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट जो हुए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फर्स्ट प्रेसिडेंट, 12th सेशन ये हुआ था। तो 12th सेशन यानी कि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितने सेशन लिए थे? 12 सेशन लिए थे, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग का ये लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। नेशनल फ्लैग का डेट अलग है, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग की डेट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी। ये चीज़, अब ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि ये अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मतलब ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का हुआ है। तो हम लोग अब आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वैसे इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं आ रहे हैं, ये बहुत पहले आते थे इतने फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं इस कि क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर जैसे अब ऐसे तो ध्यान रखना, कहीं किसी बुक में भी नहीं दिया हुआ है, मतलब लक्ष्मीकांत में तो ऐसा शायद मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग ध्यान रखेंगे। और नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किस दिन हुआ था? ये डेट तो आप लोग को याद होगी ना, कौन सा दिन? तो पीछे वाले क्वेश्चन, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को हम लोग डेट याद रखेंगे। और इसके अलावा एक डेट कौन सी याद रखनी है? 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ था? नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, फर्स्ट प्रेसिडेंट, और ये कौन सा सेशन था? 12th सेशन था, जो कि सबसे लास्ट सेशन। किस लिए बुलाया गया था? मात्र सिग्नेचर के लिए बुलाया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाई द, किस दिन अडॉप्टेड बाई नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। तो ये हम लोगों ने देखा, ये ऑप्शन सही है। रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग टू इट्स लेंथ इज 3:4। उस टाइम 2:3 हुआ करती थी। तो ये है, ये ऑप्शन गलत है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन भी है, द व्हील इन द नेशनल फ्लैग हैज़ 21 स्पोक्स। तो ये तो आप लोग को पता होगा कि ये 24 स्पोक्स हैं। तो ये चीज़ होगी, ऑप्शन 2 और 3 भी गलत है। तो आंसर देखते हैं कि ऑप्शन 2 और 3 गलत है। 2 गलत हुआ, 2, 3 गलत हुआ, 2 आंसर होगा इसका 1 ओनली। तो ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे। क्या डेट इंपॉर्टेंट है? 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हो गया था। रेशियो क्या थी? 2:3। कितने स्पोक्स हैं? 24 स्पोक्स। नेशनल फ्लैग की कमेटी को हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली स्टार्टेड। तो ये हम देखेंगे थर्ड रीडिंग जो है। अब जो लक्ष्मीकांत के हिसाब से इसका डेट है नवंबर 14 1949, 14 नवंबर 1949। हालांकि इसमें कन्फ्यूज़न भी है। इसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये 17 नवंबर से 26 नवंबर ईयर कौन सा था 1949, तो 26 नवंबर मानते हैं। लेकिन लक्ष्मीकांत के हिसाब से देखा जाए तो 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर 14 नवंबर एज पर लक्ष्मीकांत, ये हम ध्यान देंगे। लक्ष्मीकांत जो हमारी बेसिक सोर्स है उसके हिसाब से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कंप्लीटेड पूछ रहा है। ये डेट हमने बताया था कि एक डेट जो होगी 26 नवंबर 1949, ये हम ध्यान रखेंगे। अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीएम्बल वाला क्वेश्चन, तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि उसमें प्रीएम्बल में ये चीज़ मेंशन है, प्रीएम्बल के लास्ट में ये चीज़ मेंशन है कि ऑन दिस डेट ऑफ 26 नवंबर नवंबर का 26 नवंबर का ये यहाँ पे अडॉप्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था, और हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। अब ये पूछा फोर्स में कब। मैंने ये डेट शुरू में ही आप लोग को बताई थी कि जब फोर्स पूछे कि कब फोर्स में आया, तो ये इसका डेट हुआ 26 जनवरी 1950। अब ये 26 जनवरी से भी जुड़ी एक कहानी है कि क्यों 26 जनवरी ही चुनी गई। तो इसकी भी कहानी हम थोड़ी सी बता देते हैं। एक लाहौर सेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लाहौर सेशन हुआ था किसका, आईएनसी का। कौन सी ईयर में हुआ था, 1929 में। इसमें क्या होता है, इसको किस लिए याद रखते हैं, इसमें पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन, पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर किया गया था कि हम लोग को पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन के लिए ये माना। तो इस दिन ये डिसाइड हुआ था कि हम 26 जनवरी को, आने वाले 26 जनवरी को जो होगा 1930 में, क्योंकि दिसंबर में ही इनके वो होते थे, तो दिसंबर 1929 में ये चीज़ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस होते थे ना, मोस्टली दिसंबर में होते थे। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, यहाँ पर पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया और वहाँ पे बोला कि 26 जनवरी जो 1930 का जो आने वाला है, हम लोग इस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 उस डे को कोमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और एक होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं, 26 नवंबर को। 26 नवंबर क्यों 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन हम लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था और अपने आप को ये दिया था। लेकिन फोर्स में पूछा हुआ है, तो ये फोर्स में कब आता है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये याद रखेंगे ताकि आगे ये डाउट ना आए। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन का 26 जनवरी 1950 को हम लोग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, किससे थी, लाहौर सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का हुआ था 1929 में दिसंबर में, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन रिजोल्यूशन पास किया गया था। उसने डिसाइड किया था कि हम आने वाले 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 26 नवंबर 1949 को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी वॉज सेलेक्टेड एज द डेट फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कारण था, वो कारण हमने डिस्कस कर लिया कि जो लाहौर सेशन हुआ था दिसंबर 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसने ये डिसाइड किया गया कि 1930 में जो 26 जनवरी आने वाली है, उस दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड पूछा है, फोर्स नहीं, ऑन 26 नवंबर 1949 बाई। देखिए तो इनेक्टेड मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी हमारी, सारे इसने इंटरिम पार्लियामेंट की तरह ही काम किया था। तो उस टाइम जितने भी काम हुए ना लगभग, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्योंकि सॉवरेन बॉडी थी, और ये डिसाइड किया गया था 1947 के एक्ट से, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1940 की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पार्लियामेंट की तरह भी काम करेगी, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही डिसाइड करेगी।
तो हमारा क्या हुआ कि इनेक्टेड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसका आंसर ये हुआ। और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को ही हम लोग इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये भी पूछ सकता है। तो 26 नवंबर को क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया था, एडॉप्ट किया था। लेकिन अगर इन्फोर्समेंट की डेट आए, इन्फोर्समेंट की डेट आए, इन्फोर्स पूछे, तो ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी की इंपॉर्टेंस आपको पता ही दी गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट एम्बलम वॉज अडॉप्टेड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन, तो इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1950। इसी दिन ये डेट और किस लिए इम्पोर्टेंट कि हमारा इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। और फिर इसके साथ साथ अब क्या ध्यान रखना है, स्टेट एम्बलम जो है, स्टेट एम्बलम आप लोग को पता है ना हमारा क्या है, अशोक स्तंभ से वो जो लिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेट एम्बलम का हो गया क्वेश्चन, और कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। अब जैसा कि ये आप लोग को बताया गया था पहले लेक्चर में, पहले क्लास में जो पॉलिटी की हुई थी, उसमें क्वेश्चन लास्ट में क्वेश्चन आप देखिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें कौन रिप्रेजेंटेटिव था। अलग अलग प्रोविंसेस या प्रेसिडेंसीज या अलग अलग एरिया से चुने हुए लोग जो आ रहे थे, वो लोग उसके मेंबर थे, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, इसका अब आप लोग को पता है कि बी आर अम्बेडकर जी कहाँ से थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पुणे असेंबली सीट जो थी, पुणे असेंबली सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था और उसको रिप्रेजेंट किया था। तो इसका आंसर ये होगा। इसके पहले वो क्या थे? ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़ते थे, ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़ते थे। ईस्ट बंगाल जब क्या हुआ कि उधर चला गया पाकिस्तान के पार्ट में, पार्टीशन के बाद, तो उन्होंने वो वाली सीट छोड़ दी और ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पुणे असेंबली सीट से चुनाव लड़ने लगे थे बी आर अम्बेडकर जी। तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से वो थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। तो 1935 का एक्ट का मतलब देखिए, 1935 के ही एक्ट के लिए जो डिस्कशन थी, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराए गए थे। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ आप ध्यान देने लायक है कि कांग्रेस ने बस एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वो भी गांधी जी ने रिप्रेजेंट किया था कांग्रेस को, और वहाँ गया था वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और किसी भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वो कॉन्सेंसस न बनने के चक्कर में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इवेंचुअली लेट पूछा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे पास में, ये सही है स्टेटमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन यूनियन ऑफ प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। तो भाई ऑल इंडिया फेडरेशन तो उसने बताया ही था 1935 के एक्ट ने, मैंने आप लोग को पहले ही लेक्चर पॉलिटी के पहले फेडरेशन से रिलेटेड जो, हालांकि ये फेडरेशन इनेक्ट नहीं हो पाई थी, आ नहीं पाई थी फोर्स में, लेकिन इसने प्रपोज किया था, प्रोवाइडेड फॉर, तो ये प्रोवाइड किया था। और वो किसका, ये फेडरेशन किसका होगा? फेडरेशन का मतलब समझते हैं, फेडरेशन का मतलब टू सेट्स ऑफ पॉलिटी, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे एक यूनियन गवर्नमेंट, एक सेंट्रल, एक यूनियन गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी है डिफरेंट लेवल पे, ये फेडरेशन होती है। तो इसमें देखिए यूनियन ऑफ प्रोविंस एंड प्रिंसली, तो ये बात सही है। तो इसका आंसर हुआ हमारा बोथ 1 and 2, ये इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ऑल नेसेसिटीज़ ऑफ द कंट्री। तो एक तरीके से देख सकते हैं कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा जो है हर तरीके के राइट्स हों, चाहे जो भी अच्छा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि वो उसमें हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं, सारे जो भी ज़रूरतें हैं हमारी नई नई आ रही हैं, सोशल नॉर्म्स में चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से अमेंडमेंट करके नई नई पॉलिसीज एक्ट्स बनाए जा सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ऑल नेसेसिटी, ये करेक्ट है स्टेटमेंट, असर्शन रीजन। इट इज़ नोन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ आप लोग को पता है कि ये कई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ से कई हमारे वो लिए गए हैं इसमें प्रोविजंस, तो ये अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। बट देखिए कोई लिंकेज इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया, अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए ये नेसेसिटीज़ कंट्री की फुलफिल कर पा रहा है। तो कई यूनिक फीचर्स भी हैं,
तो ये जो रीजनिंग इसके लिए दी गई है कि जो नेसेसिटीज़ फुलफिल कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, वो एडॉप्शन की वजह से कर रहा है, ऐसा गलत है। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए एंड ए आर बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब फिर से क्वेश्चन क्या है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये सही है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सभी को वोट का अधिकार है, सभी लोग, जनता जो है यहाँ पे चुन रही है, गवर्नमेंट खुद की चुन रही है, रिप्रेजेंटेटिव खुद की चुन रही है, जनता चुन रही है। ऐसा नहीं है कि कोई वो चल रही है, पहले से प्रथा आ रही है कि जैसे मोनार्की टाइप का, वो नहीं है। खुद पीपल्स जो हैं, यहाँ के सिटीजन्स जो हैं, वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक। इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, तो ये तो वही बात है ही, इंडिया एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन। तो अब इसमें अब असर्शन और रीजनिंग, तो अच्छा, तो इसमें एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि असर्शन इसमें आप देखेंगे थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है। अब रीजनिंग क्या थी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री बिकॉज इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ठीक है। तो हमारे इंडियन के पास रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से डेमोक्रेसी हो ऐसी ज़रूरत मतलब बात नहीं है, ऐसी कोई मतलब वो उसमें ऐसा नहीं है कि ये कहा जाए। जहाँ की हम देखते हैं कि जैसे एक यूके भी है, यूके के पास कोई रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसके पास अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक रूल के तहत वो काम करती है। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन या अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ये ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रीजनिंग इसमें नहीं है, ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो इसका आंसर हमारा होगा, फिर से देखते हैं कौन सा, बोथ ए आर ट्रू एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये आंसर हमारा सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग एडवाइस दैट द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब जैसे कि स्टेटमेंट ओपिनियन, ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते रहते हैं कि वो पूछता रहता है कि कौन किसने ये स्टेटमेंट बोली, जैसे पूछते था कि क्वासी फेडरल किसने बोला, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बोला अडॉप्टेड है, किसने क्या बोला, तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जैसे इसमें बोला कि वो अमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस शुड बी डिसबैंड, मतलब ये किसने एडवाइस किया था कि नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड कर दिया था एज अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ। तो इसमें ये बात महात्मा गांधी जी ने बोली थी, उन्होंने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका सोल एम यही था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अब हालांकि जब इंडिपेंडेंस मिल चुकी है इंडिया को, तो अब इसे पॉलिटिकल पार्टी के रूप में डिसबैंड कर दिया जाए, क्योंकि अब जो इसका एम था वो कंप्लीट हुआ। तो इसका आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरमेंट ऑफ, अब देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की किसने क्या बोला, डिफरमेंट ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी फॉर 15 ईयर। एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी ये है कि सभी लोगों को, जितने भी एडल्ट्स लोग हैं, सभी लोग को वोट करने का अधिकार दिया जाए। जो भी एडल्ट की कैटेगरी में आते हैं, उसमें पहले क्या थी, जब ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस से पहले, तो लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी। लिमिटेड फ्रेंचाइजी कि जैसा हम लोगों ने पॉलिटी के पहले लेक्चर में देखा था कि विमेंस को, चाहे कुछ कैटेगरी के ऐसे पीपल्स थे जिन पे ये इनकम का, वेल्थ का, एजुकेशन लेवल का, वो एक तरीके का कंडीशन बनाया हुआ था कि ये कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तभी आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट किसने बोली थी कि ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी है 15 साल के बाद दी जाए तुरंत, जबकि इंडिया ने क्या किया, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट किया तो एडल्ट फ्रेंचाइजी सबको दी थी। ये बड़ी यूनिक चीज़ है इंडिया से रिलेटेड। तो ये, लेकिन इसमें कौन सा किसने एडवाइस किया था, तो ये किया था एडवाइस मौलाना आज़ाद जी ने। ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग, जैसे अभी वुमेन से रिलेटेड चीज़ें वो चल रही हैं, तो अब हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि अब नए नए क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं इस तरीके के, वैसे अब क्वेश्चन ये अब आते नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वुमेन मेंबर्स कितने थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कितने थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कितने थे, 6 मेंबर थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, तो वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब पूछ दिया कुछ हाउ मेनी वुमेन मेंबर आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें ये वुमेन मेंबर पूछा है, वुमेन मेंबर कितने थे, 15 थी। उसमें से जैसे सरोजनी नायडू जी थी,
फिर वो हंसा मेहता थी, अमृत कौर थी, सुचिता कृपलानी थी। तो ऐसे कई लोग थे, उनके नेम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुई थी? तुरंत जैसे ही वो डिक्लेयर किया गया ये चीज़, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि उस टाइम कौन थे उनके जो प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पे इसके प्रेसिडेंट थे जे बी कृपलानी। ये चीज़ हम ध्यान रखेंगे, जे बी कृपलानी जी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। मतलब क्या है? इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडियन टेंडेड टू मिनिमाइज इम्पोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशन। ये किसने बोला था? ये क्वेश्चन भी मतलब जैसे मैंने बोला कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन था, इन्होंने क्यों, कौन बोला था? मॉरिस जोन्स ने नहीं बोला था, इन्होंने बोला था, आइवर जेनिंग ने बोला था। देखिए 2-3 लोग हैं जो बाहर के, तो आइवर जेनिंग हुआ, फिर उसके बाद हुए ग्रैनविल ऑस्टिन हुए। इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछता रहता है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कांग्रेस एंड कांग्रेस, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही कांग्रेस बोला था, कांग्रेस, उन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये भी स्टेटमेंट पूछता है। तो ये स्टेटमेंट ऑस्टिन जी थे। उसी तरह की पूछता है, हु सेड कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल स्टेट, तो उसका आंसर हो जाएगा किसी भी है। किसने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को डिसबैंड कर दिया जाए इंडिपेंडेंस के बाद? महात्मा गांधी ने। किसने बोला था कि 15 डेज़ के लिए, 15 ईयर्स के लिए डिफ़र कर दिया जाए एडल्ट फ्रेंचाइजी? तो वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने बोला था। ठीक है, आगे क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई, ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इस टॉपिक से जो भी 2 टॉपिक हमारे कवर किए, इस टॉपिक से लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें डेट हम इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, एडवाइज़र कौन थे, रीडिंग हमने देखी, 26 नवंबर 1949 की इंपॉर्टेंस क्या थी, टोटल सेशन कितने हुए, फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उस दिन क्या फोर्स में आ गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। 26 जनवरी को क्यों, मतलब वो क्या मानते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है? तो उसका इम्पोर्टेंट ये है कि पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन उस दिन लाहौर सेशन 19 दिसंबर 1929 में जो हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया था, उसमें पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन पास किया, जिसमें यह डिसाइड किया कि 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो ये चीज़ है। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था, तो वो डेट याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947। फिर स्टेट एम्बलम 26 जनवरी 1950। 11th सेशन, लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, 12th सेशन था, 11th सेशन को 24 जनवरी 1950 को, तो उसमें हमारा नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिए गए थे। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे, और बाकी हम लोग आगे और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोगों के कोई सुझाव हो तो प्लीज़ हम लोग को इन्फॉर्म करें, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और रह के बीच बीच में टॉप में हेड, मतलब वो वीडियो के बीच में कुछ बाहर से भी आवाज़ आ रही होगी, तो वो प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग अभी अपना सेपरेट सेटअप करने का सिस्टम खोज रहे हैं, तब तक के लिए अगर उससे कोई अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। बाकी तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। अगर और कोई भी टॉपिक या कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताएं, जिसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे। और वो डाउट आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हुआ, व्हाट्सएप लिंक हुआ, तो उसमें आप लोग पूछें, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, ख्याल रखिए।